ये घटना 2020 की है, जब कोविड के चलते लॉकडाउन लगा था। फैक्ट्री शट डाउन हो चुकी थी और सारे काम ठप पड़े थे। ऐसी ही एक जूट मिल थी तेलंगाना में, वरांगल डिस्ट्रिक्ट के गोरेकुंटा विलेज में। उस मिल के वेयर हाउस मतलब गोदाम के ग्राउंड फ्लोर पे एक 6 मेंबर्स की फैमिली रहा करती थी और फर्स्ट फ्लोर पे 3 और वर्कर्स रहते थे। और उस मिल के ओनर थे एस भास्कर। भास्कर एक दिन मिल में जांच पड़ताल करने पहुंचे और उन्होंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर की पूरी फैमिली गायब है। उन लोगों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। फर्स्ट फ्लोर पे भी तीनों वर्कर्स का कोई अता पता नहीं था। ये लोग उस फैक्ट्री में कई साल से काम कर रहे थे और इतने साल से किसी से मिलते जुलते उसकी आदतों का पता लग ही जाता है। और भास्कर को इन सब का अचानक से गायब हो जाना कुछ सही सा नहीं लगा, तो उन्होंने पुलिस को तुरंत ही इसकी जानकारी दी। और उसी शाम 21 मई 2020 को उन लोगों को एक एवेंडॉन वेल से 5 बॉडीज मिली जो उसी फैमिली की थी जो ग्राउंड फ्लोर पे रहा करती थी। इनिशियली तो पुलिस का शक उन तीनों फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले लोगों पे गया कि शायद उन्होंने ही फैमिली के साथ कुछ बुरा किया हो और मे बी वही उनका मर्डर करके भाग गए हो। लेकिन उसके अगले ही दिन 22 मई को जब कुएं से और पानी निकाला गया तो पुलिस को 4 और बॉडीज मिली, जिसमें वो तीनों वर्कर्स की भी बॉडीज थी जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। उन बॉडीज पे कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे, मतलब किसी ने उन पर फिजिकली अटैक भी नहीं किया था। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें था मसूद आलम 55 ईयर्स ओल्ड, जो 20 साल पहले वेस्ट बंगाल से वारंगल काम करने के लिए आया था। उसकी वाइफ निशा आलम 48 ईयर्स ओल्ड, उनके 3 बच्चे सोहेल आलम 18 ईयर्स ओल्ड, शाहबाज आलम 20 ईयर्स ओल्ड और उसकी बेटी बुशरा खातून 22 ईयर्स ओल्ड और साथ ही बुशरा का 3 साल का बेटा। बाकी 3 फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले वर्कर्स थे श्री राम कुमार शाह 26 ईयर्स ओल्ड, श्याम कुमार शाह 21 ईयर्स ओल्ड। ये दोनों ही काम खोजने के लिए बिहार से आए थे। और तीसरा था मोहम्मद शकील 40 ईयर्स ओल्ड, जो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा से था। ये सारे ही लोग जूट मिल में गनी बैग के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते थे। गनी बैग मतलब ये जूट वाले बोरे। तो वो लोग यही जूट के बोरे बनाते थे। एक बार के लिए पुलिस को लगा कि पैसों की प्रॉब्लम या परिवार में किसी दिक्कत के चलते उन्होंने मिलकर सुसाइड कर लिया होगा। लेकिन ऐसे कई एविडेंसेस थे जो ये साबित कर रहे थे कि ये मास सुसाइड तो नहीं हो सकती। जैसे उनके घर में आधा खाया हुआ खाना पड़ा था। साथ ही मिल के ओनर भास्कर ने ये भी बताया कि मैं इस फैमिली को काफी टाइम से जानता हूँ, लेकिन ऐसी कोई पैसों की सीरियस प्रॉब्लम थी नहीं इनको, और फैमिली में भी ऐसा कुछ नहीं था कि ये मास सुसाइड कर ले। और अगर मान भी लें कि बाई चांस कुछ प्रॉब्लम रही भी होगी, तो फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले बाकी वर्कर्स इस मास सुसाइड में क्यों इन्वॉल्व हो गए। और इसी वजह से इन लोगों की एक साथ डेथ एक मिस्ट्री सी बन गई। वारंगल पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कई टीम्स बनाई। वो लोग एविडेंसेस कलेक्ट करने लग गए, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी ये सब करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इस केस को बहुत ज्यादा पब्लिक अटेंशन मिल रही थी। एंड आई पर्सनली फील लाइक कि साउथ इंडिया में कुछ ऐसे केसेस हैं जो नॉर्दर्न रीजन में इतने सेंसेशनल नहीं हो पाते हैं जितने की होने चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने 2020 में इतने ग्रूसम केस के बारे में कुछ सुना था। एंड as far as I can think, no one whom I know have told me about this case either. I mean, even if you knew about it, these cases never became that big of news in northern India. But this was the only news that Warangal people could talk about. और एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट करते, एविडेंसेस कलेक्ट करते, पुलिस इस कंक्लूजन पे पहुंची कि ये मास सुसाइड नहीं बल्कि मास मर्डर था। मकसूद की फैमिली वारंगल में 20 सालों से रहती थी। उनके 2 बेटे थे और एक बड़ी बेटी थी जो डिवोर्स थी, और वो अपने 3 साल के बेटे के साथ यही रहती थी। ये लोग पहले दूसरी जगह रेंट पे रहते थे, लेकिन कोविड के चलते लॉकडाउन लगने के बाद सब मिल के वेयर हाउस में शिफ्ट हो गए थे। मसूद की फैमिली वेस्ट बंगाल से यहाँ माइग्रेट हुई थी और काफी टाइम से रह रही थी। तो उसकी भतीजी राफिका करीब 5 साल पहले अपने 3 बच्चों के साथ उन लोगों के घर आती है। राफिका का डिवोर्स हो चुका था और वो कुछ समय से वेस्ट बंगाल में अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी, लेकिन जीने के लिए काम तो सबको चाहिए होता है। मसूद ने राफिका को भी उसी जूट मिल में काम दिलवा दिया। और उसी समय राफिका की जान पहचान बिहार से आए हुए 24 साल के संजय से हुई, जो उसी मिल में काम करता था। वो पास में ही रहता था, तो राफिका संजय के लिए भी खाना बनाने का काम करने लगी और धीरे धीरे रोज मिलते जुलते वो लोग रिलेशनशिप में आ गए। और उसके कुछ टाइम बाद राफिका अपने तीनों बच्चों को लेकर संजय के साथ ही रहने लग गई और वो दोनों शादी करने के लिए भी अग्री कर चुके थे। लेकिन संजय अच्छा इंसान नहीं था, एंड लेट्स नॉट इवन कॉल हिम इंसान। राफिका और संजय के बीच में बात बिगड़नी तब शुरू होती है
जब राफिका ने नोटिस किया कि संजय उसकी बेटी के साथ मिसबिहेव करने लगा है और उसकी बेटी अभी टीनेजर थी। उसके इस बिहेवियर को राफिका ने कॉल आउट करा और उसे बहुत सुनाया। बट अपरेंटली यू कांट फिक्स समवन, कैन यू? उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ और उसी समय संजय राफिका को अपनी जिंदगी से हटाने की सोचा। संजय उसे कन्विंस करता है कि सबसे पहले वो दोनों वेस्ट बंगाल जाकर राफिका के रिलेटिव से बात कर लेंगे और उसके बाद शादी कर लेंगे, और राफिका भी मान जाती है। 7 मार्च को वो दोनों गरीब रथ ट्रेन से वेस्ट बंगाल के लिए रवाना होते हैं। लेकिन संजय का कुछ और ही प्लान था। वो राफिका के लिए बटर मिल्क खरीद कर ले आता है और उसमें स्लीपिंग पिल्स मिलाकर दे देता है। और जब राफिका अनकॉन्शियस हो जाती है तो लगभग रात में 3 बजे उसका गला दबाकर मार देता है। उस समय ट्रेन आंध्र प्रदेश पहुंची रहती है और वो राफिका की बॉडी को चलती ट्रेन के बाहर फेंक देता है। आंध्र प्रदेश की रेलवे पुलिस को बॉडी मिली तो, लेकिन वो लोग उस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद संजय ट्रेन से बीच में ही उतरकर वारंगल वापस चला जाता है। राफिका के बच्चों को वो बताता है कि उनकी मॉम अभी कुछ दिनों के लिए वेस्ट बंगाल में रुकी हैं, वो बाद में वापस आ जाएंगी। लेकिन मसूद और उसकी वाइफ निशा कुछ दिनों बाद संजय से राफिका के बारे में पूछने लगते हैं, और जब भी निशा उससे राफिका के बारे में पूछती तो वो हर बार बात घुमाने की कोशिश करता, जिससे उसे संजय के ऊपर शक होने लग गया। निशा राफिका की क्लोज रिलेटिव थी तो उसका परेशान होना बनता था, और उन लोगों का शक और ज्यादा सॉलिड तब हो जाता है जब उन्होंने वेस्ट बंगाल में रह रहे रिलेटिव से पूछा कि क्या राफिका है वहाँ। तब उन्हें पता चला कि राफिका तो इनफैक्ट कभी आई ही नहीं। वो लोग संजय को धमकी देते हैं कि अगर संजय राफिका को लेके नहीं आया तो वो लोग सब कुछ पुलिस को बता देंगे। लेकिन अफसोस कोविड की वजह से मार्च 24 को नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया और इन लोगों का कॉन्टैक्ट संजय से टूट गया। लेकिन उन्होंने किसी तरह से मई में संजय से फिर से बात की और उसे धमकी दी कि अगर तुमने हमें नहीं बताया कि राफिका कहाँ है तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। संजय को ये चीज ट्रिगर करने लगी और तभी वो उन्हें मारने की प्लानिंग करने लगा। उसके 5 दिन बाद 20 मई को मसूद के बेटे का बर्थडे था, तो बर्थडे का इनविटेशन संजय को भी मिला और अब संजय को अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए गोल्डन चांस मिल गया था। वो करीब 50-60 स्लीपिंग पिल्स लेकर वहां पहुंचा और वहां वो देखता है कि पूरी फैमिली एक ही रूम में बैठी हुई थी। ऊपर रह रहे तीनों वर्कर्स श्याम, श्रीराम और शकील भी बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए वहीं प्रेजेंट थे। तब पानी ले आने के बहाने से वो किचन में जाता है और वो सारी स्लीपिंग पिल्स दाल में मिला देता है। सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट करके खाना वगैरह खा लेते हैं। संजय उस रात को वहीं रुका था, तो लगभग रात में 2 बजे वो उठता है और देखता है कि सब लोग अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं। उसके बाद वो सबको एक एक करके जोट बैग्स में डालकर पास के कुएं में फेंक देता है। ये सब करने में उसे 3 घंटे लग गए और फिर 5 बजे के आसपास वो साइकिल से अपने घर वापस चला गया। पुलिस ने सबसे पहले मसूद की कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते समय संजय को एज ए सस्पेक्ट मार्क किया था, लेकिन बाद में जब सीसीटीवी फुटेज में उसको 20 मई की सुबह जूट मिल की तरफ जाते हुए और अगले दिन सुबह 5:30 बजे मिल से अपने घर की तरफ लौटते हुए देखा गया, तो पुलिस ने उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। संजय ने जिस फार्मेसी से स्लीपिंग पिल्स ली थी, पुलिस ने वहां भी इन्वेस्टिगेट किया कि इतने लार्ज अमाउंट में कैसे उन्होंने स्लीपिंग पिल्स प्रोवाइड कर दी। वारंगल डिस्ट्रिक्ट में मई 21 और 22 को जो बॉडीज पाई गई, उस केस को पुलिस ने 4 दिन के अंदर अंदर 25 मई को सॉल्व कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जी श्याम सुंदर जो इस केस पे काम कर रहे थे, उन्होंने 1 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी, जिसमें पुलिस का आरोप था कि संजय ने राफिका के मर्डर को छुपाने के लिए 9 और मर्डर्स किए। राफिका के मर्डर के लिए संजय के ऊपर आंध्र प्रदेश में अलग केस चल रहा था। इसके साथ ही उसके ऊपर एक और क्रिमिनल चार्ज लगा जब इन्वेस्टिगेटर्स को इस चीज का एविडेंस मिला कि संजय ने राफिका की बेटी, जो कि माइनर थी, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया था एंड शी वाज प्रेग्नेंट। 36 डेज के ट्रायल के बाद वारंगल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जय कुमार ने संजय को मौत की सजा सुनाई और ट्रांसलेटर की मदद से उसे ये डेथ सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाया गया। Don't you think sometimes even death sentence seems less for some cruel monsters out there? राफिका के तीनों बच्चों को कुछ दिनों के लिए जुवेनाइल वेलफेयर होम भेज दिया गया और उसके बाद उन्हें वेस्ट बंगाल में उनके रिलेटिव्स के यहाँ भेज दिया गया। उन सारी 9 लोगों की बॉडीज महात्मा गांधी हॉस्पिटल में प्रिजर्व करके रखी गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया कि अगर कोई बॉडीज को क्लेम करने नहीं आता है तो वो लोग खुद उनके लास्ट राइट्स अरेंज करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट अगेन।